नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आजकल हम देख रहे हैं कि लोन्स के अंदर बहुत ज्यादा बैंक्स जो हैं अपना लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं और लोग भी जो हैं, जनता भी जो है वो भी लोन अपना बहुत ज्यादा स्केल के ऊपर ले रही है। लेकिन यहाँ पे रीजन ये आता है कि जो एक व्यक्ति है उसने लोन जो लिया है बैंक से लिया है, तो वो कौन सा लोन लिया है, सिक्योर्ड लोन लिया है या अनसिक्योर्ड लोन लिया है। अब यहां पे देखा यह जा रहा है कि अब जब चुकाने की बारी आती है, पैसे को चुकाने की बारी आती है, तो वहां पे वो व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता है कि अब मैं बैंक का पैसा दे पाऊं, क्योंकि मैंने बैंक से लोन तो ले लिया। अब हो सकता है मैंने बैंक का पैसा लोन पे लिया, अपने शेयर्स में लगा दिया हो, और वो शेयर्स की वजह से मैंने सारे पैसे गवा दिए हूं, या मैंने कोई XYZ एप्लीकेशन के अंदर पैसा लगा दिया हो ताकि लालच की वजह से कि मैंने 1000 रुपए लगाए मेरे 10,000 रुपए हो जाएंगे, 10,000 लगाए मेरे 1 लाख हो जाएंगे, 1 लाख रुपए लगाए 10 लाख हो जाएंगे, 10 लाख रुपए लगाए 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो इस वजह से, ये लालच की वजह से मैं अगर पैसा लगाता हूं और वो पैसा गवा देता हूं, अब बैंक वाले तो भाई अपना पैसा मांगेंगे ना कि हमने आपको लोन दिया था तो उसके ऊपर हमने आपको इंटरेस्ट के तौर पे लोन दिया था, तो हमारे को पैसा भी चाहिए, प्लस हमने आपके साथ जो इंटरेस्ट के लिए एग्रीमेंट किया था कि हम आपको इतने टाइम का लोन दे रहे हैं और इतने टाइम में आपको हमारा पैसा चुकाना पड़ेगा, प्लस इतना इंटरेस्ट आपको हमें देना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो बैंक तो आपसे पैसा मांगेगा ही मांगेगा। अब बीच में फंस जाता है वो व्यक्ति। अब उसको यह नहीं पता होता है कि एक्चुअल में बैंक के द्वारा क्या क्या प्रोसेस करे जा सकते हैं, कितने टाइम में प्रोसेस करे जा सकते हैं, क्या क्या यहां पे रेमेडीज होती हैं, वगैरह वगैरह। और एट द एंड सॉल्यूशन क्या निकलता है, मेरा नुकसान क्या होगा, बैंक का नुकसान क्या होगा, मेरा फायदा क्या होगा, बैंक का फायदा क्या होगा। तो यहां पे एक कंफ्यूजन बन के रह जाती है। यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आपको ये लोग आपको प्रमोशंस देखने को तो मिलेंगे कि आप ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, इतने पैसे लगा लो, इतने जीत जाओगे, ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, यहां पे ट्रेडिंग कर लो, ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वगैरह वगैरह। उल्टी सीधी बातें आपको हर कोई बताएगा, लेकिन इसका एक्चुअल में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी कि अगर आप पैसे हार गए तो वो पैसे चुकाओगे कैसे, उसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। तो यहां पर मैं आपको एक प्रोसीजर के तौर पे बताना चाहूंगा, एक शॉर्ट टर्म के तौर पे, कि आपके दिमाग में एक क्लियर कट क्या एक प्रोसेस होता है बैंक के द्वारा और एक व्यक्ति के द्वारा, क्या व्यक्ति कर सकता है, क्या बैंक कर सकता है, वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। तो किसका आपको सॉल्यूशन पूरे वीडियो पे कहीं नहीं मिलेगा। इधर उधर की बातें तो बहुत लोग करने को मिलेंगे, लेकिन एक सटीक बात नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हमारे पे 2 तरह के लोन होते हैं, एक होता है अनसिक्योर्ड और एक होता है सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड अपना सिंपल भाषा में वो होता है, बैंक मुझे पैसा दे रहा है, मैं बैंक से पैसा ले रहा हूं, लेकिन बदले में गिरवी मैं कुछ नहीं रखवा रहा, इसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। तो ऐसे केस में सबसे ज्यादा एक तरह से डर किसके मन में होगा, बैंक के मन में होगा कि भाई साहब अगर बंदे ने पैसे नहीं दिए ना तो हमारे पे तो कुछ गिरवी भी नहीं रखा हुआ है, तो बदले में उस व्यक्ति से हम पैसा रिकवर कैसे करेंगे। तो इस वजह से यहां पे एक ये रिस्क की मामला ज्यादा होता है। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ भी होगा, अभी आगे चल के बताऊंगा। तो ये कौन कौन से तरह के लोन होते हैं, एक होता है पर्सनल लोन, एक होता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन। तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड आपके सिविल स्कोर के बेसिस पे देता है कि बंदा इतना कमाता है, इतना बैंक बैलेंस रखता है, हर महीने इतना विड्रॉ करता है, इतना डालता है पैसा अपने अकाउंट के अंदर, ये बंदा अच्छा है, चलो इसको क्रेडिट कार्ड इतने रुपए की लिमिट का दे देते हैं। तो ये ईमानदार बंदा है, अच्छा बंदा है, सिविल स्कोर भी बंदे का अच्छा है, तो इसको हम इतना लोन देंगे, वापसी हमें रिकवर प्यार से कर देगा। तो ठीक है, तो ये पर्सनल लोन होता है, क्रेडिट कार्ड लोन होता है। एक होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, ये बेसिकली एक सिंपल लोन होता है। जैसे कि अगर मुझे अपना कोई मोबाइल फोन खरीदना है, ठीक है, EMI के ऊपर मेरे को अपना मोबाइल फोन खरीदना है, जैसे बजाज EMI, आजकल बहुत सारी EMI होती है कि आपको 0% इंटरेस्ट के ऊपर हम EMI के बेसिस पे, आप मेरे को फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है, AC खरीदना है, तो हम EMI करवाते हैं ना इस चीज की, तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। तो आप मोबाइल तो अपने घर ले आते हो, बदले में गिरवी क्या रखवाते हो, कुछ भी नहीं रखवाता मैं तो, बस मैं EMI करके आ जाता हूं। तो ऐसे केस में भी ये भी हमारे अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आते हैं। अब आते हैं सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब ये होता है बैंक यहां पे खुश होता है, बैंक को कोई मतलब रिस्क वाली बात नहीं होती है, बैंक यहां पे खुश होता है। खुश क्यों होता है कि आप बैंक से लोन तो ले रहे हो, लेकिन बदले में कुछ सामान अपना गिरवी रखवाते हो, उसको बोला जाता है सिक्योर्ड लोन। जहां पे सिक्योर्ड लोन होता है वहां बैंक थोड़ा सा पावर में आ जाता है। इसका मतलब ये कौन कौन से लोन होते हैं, जैसे कि मुझे घर खरीदना है, तो घर जब मैं खरीदता हूं तो बैंक से लोन लेता हूं, बैंक लोन। तो उस केस में घर मेरे नाम पे नहीं होता है, घर के कागज जो है बैंक के पास गिरवी रखवाता हूं कि अगर बैंक, मैं अपना घर के पैसे बैंक लोन, ये अपना होम लोन के पैसे अगर मैं नहीं दे पाया, आप मेरा घर बेच देना, मेरा घर आपके नाम, वगैरह वगैरह। बट बोलने में तो सिंपल बात लग रही होगी कि आप मेरा घर बेच देना, बट ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। मान लेते मैंने 20 साल का अगर अपना घर का लोन लिया है कि 20 साल के अंदर अंदर मैं अपने पूरे पैसे घर जो आपसे लिए हैं मैं चुका दूंगा, तो उस केस में 20 सालों तक बैंक जो है मेरा घर बेच नहीं सकता है, भले ही मैं EMI भरूं या ना भरूं। अगर मैं कम EMI क्यों ना भरूं,
तो ऐसे केस में मेरा बैंक जो है 20 सालों तक, एग्जांपल दे रहा हूं, 10 साल का लोन हो सकता है, 30 साल का हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितना टेन्योर पीरियड है। तो उस केस में उतने टाइम पीरियड तक के लिए बैंक मेरा घर सेल आउट नहीं कर सकता है। सेल आउट का मतलब होता है ऑक्शन नहीं कर सकता है। और अगर कोर्ट का रास्ता भी बैंक अगर अपनाएगा तो कोर्ट भी कभी जीवन में, जब तक टेन्योर पीरियड खत्म नहीं होगा तब तक के लिए अपना ऑक्शन का ऑर्डर पास नहीं कर सकता है। और टेन्योर पीरियड अगर खत्म हो भी गया है ना, उसके बाद भी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं कि जहां पर कोर्ट जो है कभी भी ऑक्शन का ऑर्डर पास नहीं कर सकता है। ठीक है जी, ये बहुत सिंपल बात है, बट मेरा मेन टारगेट रहेगा आज इस सेशन के अंदर अनसिक्योर्ड लोन के बारे में बताने, अनसिक्योर्ड लोन के प्रोसेस को बताने में। अब आगे बात करते हैं कार लोन। कार लोन अगर मैं लेता हूं तो आपके पास आरसी की कॉपी होती होगी। आरसी के अंदर साफ लिखा होता है कि भैया ये हाइपोथिकेशन है। इसका मतलब ये है कि ये बैंक, ये जो गाड़ी है इससे लोन लिया हुआ है फला फला बैंक से। ठीक है जी, तो ये आरसी के ऊपर लिखा होता है। जब आप पूरा लोन अपना पे कर देते हो, बैंक वाले आपको एनओसी देते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या कोई भी नो ड्यू सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये होता है कि आपने पूरा लोन चुका दिया है और बैंक, अब आप अपना आरसी के ऑफिस में जाओगे, अपना जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाओगे, वहां पे अपनी आरसी को अपडेट करवाने के लिए आपके पास अधिकार होता है कि आप नई आरसी बनवा सको अपने नाम से, क्या मैंने अपना सारा लोन पे कर दिया है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन आप जमा करा सकते हो। तीसरा आता है गोल्ड लोन, जिसको बोलते हैं कि आप अपना गोल्ड गिरवी रखवाओ, बदले में पैसे ले जाओ। तो तब भी बैंक खुश होगा कि भाई अगर पैसे नहीं भी दिए ना, गोल्ड बेच दूंगा, अगर गाड़ी के पैसे नहीं दिए गाड़ी उठवा दूंगा, ठीक है, घर के पैसे नहीं दिए घर बिकवा दूंगा, तो बैंक इस चीज में खुश होता है। तो यहां पे बोलते हैं कि टर्मिनोलॉजी होती है, लीगल टर्मिनोलॉजी होती है, इसको बोलते हैं मॉर्गेज और इसको बोलते हैं हाइपोथेकेशन, इसको बोलते हैं प्लेज। इतनी बात क्लियर हो जाती है आप लोगों को। ठीक है, अब आपसे कोई पूछेगा कि अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, गलती मत करिएगा। अब आगे चलते हैं। अब मुद्दे की बात यहां पे आती है कि एक ना कानून आया था हमारा 2002 के अंदर, सरफासी एक्ट। अब ये सरफासी एक्ट का मतलब SARFASI, सरफासी एक्ट। यहां पे क्या होता है कि ये अपना यहां पे पहले 2002 से पहले क्या हुआ करता था, बैंक के पास ना अगर कोई भी अपना अनसिक्योर्ड लोन लेने आता था तो बंदा अपना सिक्योर्ड लोन लेकर चला गया है। अगर कोई भी व्यक्ति 2002 से पहले सिक्योर्ड लोन लेने आता था तो वो व्यक्ति अपना कुछ सामान गिरवी रखवाता था, बैंक वाले उसे पैसे दे देते थे। अगर वो व्यक्ति पैसे बैंक वालों को पे नहीं करता था तो उस केस में क्या होता था कि कोई बैंक के पास पावर नहीं थी, कोई अथॉरिटी नहीं थी पैसे को रिकवर करने के लिए सीधे रास्ते से, लीगल तरीके से और अपना कोर्ट के रास्ते से। तो इस केस में यहां पर जब बात बढ़ती गई तो एट द एंड यहां पे 2002 के अंदर एक सरफेसी एक्ट लाया गया और यहां पे बैंक को पावर्स दे दी गई हैं, बैंक को अथॉरिटीज दे दी गई हैं कि अगर कोई भी, केवल और केवल याद रखिएगा, सरफेसी एक्ट केवल और केवल सिक्योर्ड लोन के ऊपर लागू होता है। तो सरफेसी एक्ट के तहत बैंक के पास पावर आ चुकी है, बैंक जो है रिकवर पैसे का आराम से अब कर सकता है कानूनी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए। इतनी बात क्लियर हो जाती है। चलिए अब इसके अंदर क्या होता है, मुद्दे की बात पे आते हैं। पर्सनल लोन के लिए हम पर्सनल लोन के बारे में बात करते हैं। पर्सनल लोन के अंदर मैंने आपको बताया कितना रिस्क होता है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है भाई, हाई रिस्क होता है कि बैंक आपसे कुछ गिरवी नहीं रखवा रहा, बदले में आपको पैसे दे रहा है लोन के रूप में। तो सारा बोझ किसके ऊपर आएगा, बैंक के ऊपर आएगा। तो इसी वजह से बैंक आपसे बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। ROI का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है कि भैया हम, बैंक का मानना ही होता है कि हम रिस्क भी तो सबसे ज्यादा ले रहे हैं, तो इसमें क्या है, हम इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा लेंगे। तो यहां पे बैंक अपने मन में एक बैड डेब्ट मानकर चलता है कि अगर हमने 100 लोगों को लोन दिया है तो इसमें बैंक जो है अनुमान लगा के चलता है कि इसमें कुछ परसेंटेज जो लोग होंगे ना वो पैसे नहीं देंगे, वो पैसे नहीं देंगे। तो मान लेते हैं 80% लोगों ने पैसे तमीज से दे दिए, लेकिन 20% लोगों ने पैसे नहीं दिए। तो अब ये तो बैंक के लिए पूरा नुकसान चला गया कि बंदे हमारे पैसे ले भी गए और हमारे को पैसे वापस भी नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए बैंक ये अपना कोशिश करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करें और इन 80% लोगों से वसूल करें कि जो 20% के नुकसान हुआ है ना हमें, तो ये 80% लोगों के ऊपर, मतलब एक्चुअल में जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है तो 80% लोगों से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट कमाएं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, ताकि हमारा जो बैड डेब्ट है ना उसकी रिकवरी हो सके, यानी कि हमारा बैंक नुकसान में ना जाए, प्रॉफिट में रहे। तो आप लोग सोचते होंगे कि यार बैंक लोन तो दे रहा है, अनसिक्योर्ड लोन तो दे रहा है, तो भैया ये वसूल कैसे करेगा, कमाई कैसे करता है बैंक, तो कमाई इंटरेस्ट से करता है। मेन बैंक की जो कमाई होती है हर प्रोसेस के अंदर वो आपके इंटरेस्ट से होती है। अगर आप बैंक में अपना पैसा FD के रूप में लगाते हो, जमा कराते हो, तो आपके मन में क्या होता है कि चलो भैया मैं बैंक को पैसा दे रहा हूं, बैंक उसके बदले में मुझे इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट कितना देगा, 7%, 8% मैक्सिमम, बहुत ही ज्यादा 8% तो होता ही नहीं है, बट स्टिल मैं आपको अनुमान लगा के बोल रहा हूं। फिर वो बैंक आपके पैसे का इस्तेमाल करके लोगों को लोन के रूप में बांट देता है, और लोगों से कितना चार्ज करता है लोन के रूप में, 12%, 30% तक भी चार्ज करता है, और आपको बदले में 1 साल का कितना पैसा देता है, 8%।
और बीच का जो अगर 12% अनुमान लगा के चले, वरना अगर 30% भी लगा के चले, तो बैंक ने आपको दिया 8%, खुद कमाया 30%, 22% जो इंटरेस्ट है बैंक अपने पास रख लेता है, और वो जो 22% इंटरेस्ट होता है वो बैड डेब्ट के रूप में अपनी कमाई भी कर लेता है और नुकसान भी नहीं अपने आप को होने देता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। अब मुद्दे की बात यहां पे आती है कि अब मान लेते हैं ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम के व्यक्ति ने बैंक से जाके पर्सनल लोन लिया, और पर्सनल लोन लेने का मतलब क्या है, 1 लाख रुपए का लोन लिया एंड उसके बदले में कुछ गिरवी नहीं रखवाया, क्योंकि पर्सनल लोन है, अनसिक्योर्ड डेब्ट है। अब उसकी पहली ईएमआई अपनी कटनी थी। अब पहली ईएमआई जब कटने वाली थी और पे करने की जब बारी आई, ए नाम के व्यक्ति ने ईएमआई पे नहीं करी, तो वो डिफॉल्टर हो गया। तो ऐसे केस के अंदर बैंक की टर्मिनोलॉजी में कुछ यहां पे टाइम पीरियड होते हैं। ठीक है, डीपीडी, ड्यू पर डे, ठीक है, या डे पर ड्यू, डे पर ड्यू यहां पे एक शॉर्ट फॉर्म होती है। यहां पे बैंक जो है वेट करता है, चलो कोई बात नहीं, पहले दिन बंदे ने पहली ईएमआई अगर पे नहीं करी है तो 0 से 30 दिन के अंदर यहां पे बोला जाता है ड्यू पर डे। तो इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है ऑटो डेबिट नहीं वो उसने ऑन करवा रखा होगा, हो सकता है कि बंदा भूल गया होगा पैसा देना, हो सकता है कि कोई और सर्कमस्टांसेस हुई होंगी कि 5,000 रुपए की ईएमआई कटनी थी, बंदे के अकाउंट में 4,500 रुपए थे, तो ईएमआई नहीं कटेगी। ठीक है जी, तो XYZ बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो इस केस में बैंक ऐसे सिचुएशन वाले, ऐसे केसेस को क्या कर देता है, कॉल सेंटर को ट्रांसफर कर देता है कि कॉल सेंटर वालों अब आप देखो इस केस को। तो अब फिर बैंक की तरफ से आपको कॉल आती है कि भाई साहब आपका ईएमआई कटनी थी पहली वाली, तो आपके द्वारा ईएमआई नहीं पे करी गई है, तो आप जल्दी से जल्दी ईएमआई पे कर दीजिए, वरना आपको ये कॉन्सिक्वेंसेज या फिर एक्स्ट्रा पैसा आपको इंटरेस्ट के रूप में वगैरह वगैरह आपको ये कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिलेगी, आपका सिबिल स्कोर बिगड़ जाएगा वगैरह वगैरह, और ये सच्चाई भी होती है। ठीक है, तो इस वजह से आप पे कर दीजिए। अनुमान लगाया जाता है कि 90% लोग जो है ना वो अपना पहले ईएमआई पे अगर नहीं कर पाते हैं कुछ गलती की वजह से, तो वो पे कर देते हैं, वो पे कर देते हैं, क्योंकि कॉल सेंटर्स भी आपको ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिसकी वजह से आपके मन में डर पैदा हो जाता है, और सच्चाई भी है ये बात। ठीक है, सच्चाई वाली बात बताते हैं। तो 90% सक्सेस रेट होता है कि बंदा ईएमआई पे कर देगा। चलो जी, अब कुछ लोग ऐसे आते हैं जो ईएमआई पे नहीं कर रहे हैं, पहली ईएमआई पे करी, दूसरी नहीं करी, तीसरी नहीं करी, चौथी नहीं करी, XYZ बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो ऐसे केस में 30 से 90 दिन का इंतजार बैंक फिर करता है कॉल सेंटर के जरिए। आपको अपने बैंक जो है अपने बंदों को भेजेगा, अपने इंप्लॉइज को भेजेगा, जरा चेक करके आओ भैया उनके घर पे जो उन्होंने अपना एड्रेस दिया है कि ऐसा क्या हो गया है कि लोन पे वो क्यों नहीं कर रहे हैं, कोई ना कोई तो रीजन हुआ होगा, हमें रीजन तो बताएं, तभी तो हम थोड़े मन में संतुष्ट हो पाएंगे कि बंदा लोन देने वाला है नहीं है। ठीक है, हम आगे की कार्रवाई करने के लिए सोचे नहीं सोचे। तो बैंक जो है 30 से 90 दिनों, वैसे तो 60 से 90 दिन का 30 से अपना 90 दिन तक आ जाएगा, क्योंकि 0 तो 30 दिन तो डीपीडी का पीरियड हो गया अपना कॉल सेंटर का। फिर बैंक जो है 90 दिन तक इंतजार करता है। जैसे ही 90 दिन एक्सपायर हो जाते हैं तो बैंक के पास अधिकार होता है आपके पर्टिकुलर लोन को, या आप एक अपना जो व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, तो ए नाम के व्यक्ति को क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, एनपीए का केस, कि अब जो है ये व्यक्ति का केस हम एनपीए के अंदर डाल रहे हैं। एनपीए की फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग असेट। ठीक है, एनपीए की फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग असेट, कि अगर 90 दिन एक्सपायर्ड हो गए हैं, 90 दिन तक भैया हम वेट करते हैं यार, अभी पैसे दे देगा, अभी पैसे दे देगा, दिए ही नहीं यार बंदे ने, तो 90 दिन एक्सपायर्ड हो जाने के बाद इसको डिक्लेयर क्या कर दिया जाता है, एनपीए। अब आप सोच रहे होंगे सर पहली बात ये एनपीए क्या होता है, दूसरी बात सर बैंक का अपना मर्जी चल रही है क्या कि वो कभी भी 90 दिन एक्सपायर हो जाने के बाद एनपीए में बोल देगा, कोई गाइडलाइंस है क्या? अगर मैं बोलूं हाँ गाइडलाइंस है, अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। तो ये 2024 की अपनी आरबीआई की गाइडलाइंस है, तो ये आपको अप्रैल 2024 यहां पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अप्रैल 2 2024 की अपनी गाइडलाइंस है एनपीए के रिगार्डिंग। तो इसका पेज नंबर अगर हम 4 देखते हैं, पेज नंबर 4 पे आ जाओ आप लोग, तो पेज नंबर 4 के अंदर आपको टाइम पीरियड के साथ साथ क्लैरिटी नजर आएगी। ठीक है, तो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, द बिल रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन केस ऑफ अ बिल्स परचेज एंड डिसकंटिन्यू। तो ऐसे केस में हम उसको क्या बोल देंगे कि ये एनपीए का केस है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और इसके अंदर आप सोच रहे होंगे सर यहां तो बिल्स की बात करिए, आगे आप अगर पढ़ोगे तो उसके अंदर लोन्स के बारे में भी यही बात बोला हुआ है कि अगर कोई भी लोन जो बैंक के द्वारा या कोई भी अदर बैंक के द्वारा किसी व्यक्ति को दिया गया है अनसिक्योर्ड के रूप में और 90 दिन का टाइम पीरियड हो गया है, 90 दिन के अंदर अंदर बंदे ने पैसे नहीं करे हैं, तो ऐसे केस को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, और ये ऑफिशियल आरबीआई की गाइडलाइंस है जो मैंने आपको ऑफिशियल सर्कुलर जारी करा है 2024 का। अब इसके अंदर हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। आगे अब इसके अंदर मान लेते हैं कि अब केस एनपीए के अंदर जा चुका है, बट ए नाम के व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। ए नाम का व्यक्ति वैसा का वैसा अपना बैठा हुआ है कि भाई मैं तो पैसे देने वाला हूं नहीं। ठीक है जी, चलिए अब क्या होगा, अब बैंक आपके साथ क्या करेगा, अब यहां पे अपनी असली कहानी शुरू होती है। अब यहां पे बैंक जो है आपको पहले तो बैंक से नोटिस आएंगे,
आपके पास बैंक के नोटिस आएंगे रिकवरी के लिए कि भैया पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, और आपका ये वाली ईएमआई पे नहीं हुई है और इतना प्रिंसिपल अमाउंट है, इतना प्रिंसिपल का इतनी ईएमआई बनती थी, तो आपने ये वाली ईएमआई इस महीने की पे नहीं करी है, कब पे करोगे? चलिए, बैंक से आपको साथ साथ कॉल भी आते रहेंगे, ये बात को भी याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं कि मैं रात को 11 बज रहे हैं, मैं रात को सो रहा हूं और बैंक वाले मुझे फोन कर रहे हैं कि हाँ जी भैया लोन का पे कर रहे हो, हाँ जी भैया लोन का पे कर रहे हो, तो क्या मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है? या अगर मान लेते हैं कॉल पे कोई मेरे से बदतमीजी से बात करता है, या गाली गलौज का इस्तेमाल करता है, अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, या अनप्रोफेशनल बिहेवियर करता है, या अगर कोई बैंक का एम्प्लॉय मेरे घर पे आता है, बदतमीजी करता है, मेरे साथ हाथापाई करने की कोशिश करता है, जोर से चिल्ला के बात करने की कोशिश करता है, बदतमीजी करने लगता है, या मुझे अपमान करने लगता है, तो क्या यहां पे ऐसा कोई सर्कुलर है क्या आरबीआई का जहां पे इस चीज के ऊपर कंप्लेंट करी जा सकती है, बैंक के ऊपर कंप्लेंट करी जा सकती है कि भैया मैंने लोन ही तो पे नहीं करा है, कर दूंगा, अभी मेरे पैसे कहीं फंसे हुए हैं, मैं आएंगे पैसे में तब पे कर दूंगा, बट बैंक के पास किसने अधिकार दिया है मेरे साथ बदतमीजी करने का या ऐसे अपमान करने का? तो ये गलत बात है। या मेरे को ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद मुझे कॉल करने का, तो ऐसे केस में यहां पे आता है हमारा एक यहां पे रूल्स बना रखे हैं आरबीआई ने, रूल अभी मैं आपको शो भी करूंगा स्क्रीन के ऊपर ऑफिशियल आरबीआई की वेबसाइट के अंदर। तो रूल नंबर 2 का पॉइंट नंबर 4 का सब पॉइंट नंबर सी, तो यहां पे साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं। तो ये हमारे रूल्स हैं ऑफिशियल आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, अपना 2015 के अंदर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके अपने ये रूल्स बनाए गए थे। तो रूल नंबर अगर मैं 2 की तरफ जाता हूं, ठीक है, ये आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। तो रूल नंबर 2 के अंदर आ गए गाइडलाइंस फॉर फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर एनबीएफसी, ठीक है। तो बैंक्स को ऊपर गाइडलाइंस जारी करी हुई कि बैंक जो है इन अपनी गाइडलाइंस को फॉलो करेगा, पालन करेगा, लोगों के साथ, कस्टमर के साथ में बदतमीजी नहीं करेगा। तो रूल नंबर 2 का पॉइंट नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में भी क्लैरिटी आएगी। ये पॉइंट नंबर 4 आ गया, ठीक है, पॉइंट नंबर 4 आ गया, जनरल रूल्स हैं ये। अब इसका सी पॉइंट आ जाता है, सी पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। सी पॉइंट में क्या लिखा है? इन द मैटर ऑफ रिकवरी ऑफ लोन, अगर रिकवरी ऑफ लोन का मामला है, बैंक को रिकवर करना है लोन, तो ऐसे केस में एनबीएफसी शुड नॉट रिजॉर्ट टू अनड्यू हरेसमेंट, बैंक जो है हरेसमेंट नहीं कर सकता है किसी व्यक्ति के साथ में, ठीक है, परसिस्टेंटली बॉदरिंग द बोरोवर्स एट ऑड आवर्स, और ऑड आवर्स के अंदर, ऑड आवर्स मतलब रात के 11 बजे, भैया रात के 11 बजे सोने का टाइम होता है, तो ऐसे केस में कोई मेरे को कॉल कैसे कर सकता है बैंक की तरफ से लोन रिकवरी के लिए? गलत बात है ये, ठीक है। यूज मसल पावर, और कोई मसल पावर का यानी कि अपना जो रिकवरी एजेंट हम मूवीज वगैरह में देखते थे, बदतमीजी करते थे, मारपिटाई करते थे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये तो बहुत बड़ा अपराध होगा। यहां पे तो सीधा आप जो है भारतीय न्याय संहिता के अंदर सीधा आप एफआईआर दर्ज कराएंगे, ये आपका अधिकार है कि भैया मैंने बस क्या नहीं करा, मैंने किसी को, मैंने कोई चाकू मार दिया हो, मैंने कोई चोरी चकारी करी हो, अगर मैंने कोई बड़ा अपराध करा है जो तुम मेरे साथ ऐसे बदतमीजी कर रहे हो, बस लोन का अमाउंट ही तो पे नहीं करा, ईएमआई तो पे नहीं करी है ना, वो कर देंगे, ठीक है। उसके लिए आपको इंटरेस्ट जो लगाना है लगाओ, उसके लिए मनाही क्यों, आपको किसी ने मना करा है, बट ये बदतमीजी करना, मसल पावर का इस्तेमाल करना, ये आप नहीं कर सकते हो, ठीक है जी। तो ऐसे केस में कंप्लेंट यहां पे कौन कर सकता है? कस्टमर। तो कस्टमर जो कंप्लेंट कर सकता है कि मेरे साथ रूड बिहेवियर करा, स्टाफ ने बदतमीजी करी, मसल पावर का इस्तेमाल करा, ऑड आवर्स के अंदर मुझे कॉल्स किया जा रहा है। तो ये ऑफिशियल अपना आरबीआई का ऑफिशियल सर्कुलर है, ठीक है, ऑफिशियल आरबीआई का सर्कुलर है। कहीं आपको लग रहा हो कि मैं ऐसे ही सुनी सुनाई बातें या बस बिना देखी बातें पे बोल रहा हूं, नहीं, ये ऑफिशियल बातें मैं इसलिए बता रहा हूं, आपके पास भी पुख्ता सबूत होना चाहिए हर एक बात का। अब हम मुद्दे की बात करते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है जी। फिर बैंक वाले आपको कॉल भी करेंगे रिकवरी के लिए, ठीक है, लीगल नोटिस भी भेजेंगे। देखो पहली बात तो होता है नोटिस भेजना, कि बंदे को नोटिस भेज दो, नोटिस भेजने के बाद बंदा जो है हमसे कम्युनिकेट करेगा कि साहब बैंक वालों मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं उसके बाद पे कर दूंगा, जो अमाउंट है ईएमआई का मैं पे कर दूंगा, तो बात वहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। बैंक जो है थोड़ा सा टाइम दे देता है, फिर बंदा अगर लोन पे पैसा जो पेमेंट बचा है वो पे कर देगा, काम खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर नहीं करता है साथ साथ कॉल्स भी करते हैं, अगर तब भी नहीं करता है तब आता है फिर अपना लीगल नोटिस का बात, ठीक है। अब लीगल नोटिस किस तरह का हो सकता है? फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई लोन लिया होता है तो मुझसे एक कैंसिल चेक बैंक वाले लेते हैं, ठीक है, एक चेक लेते हैं, तो वो चेक के बेसिस पे बैंक वालों ने, अगर मैंने ईएमआई पे नहीं करी है तो दूसरा कदम होता है बैंक जो है उस चेक का इस्तेमाल करके बैंक में लगाता है। अगर वो बैंक में बाउंस हो जाता है तो उस बहाने बैंक वाले आपको लीगल नोटिस भेजते हैं 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, ये आपको चेक बाउंसिंग का, डिसऑनर ऑफ चेक का, यहां पे आपको नोटिस भेजेंगे। एक तो ये लीगल नोटिस हो गया। दूसरा होता है
लोन रिकॉल नोटिस, जो कि एडवोकेट के जरिए बैंक वाले वकील हायर करते हैं, तो LRN का नोटिस भेज सकते हैं। तीसरा नोटिस कौन सा हो सकता है? DLN, डिमांड लीगल नोटिस, की डिमांड करी जाती है, उसका लीगल नोटिस आपको एडवोकेट के जरिए भेजा जा सकता है बैंक के द्वारा, कि बैंक जो है अपना एक वकील हायर करते हैं, उसके जरिए आपको नोटिस भिजवाएंगे। और एक और चौथा तरीके का नोटिस हो सकता है जिसको बोलते हैं DRT, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। DRT अपना ये कानून भी है, DRT एक्ट भी है। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा, अगर आपका लोन का अमाउंट 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में ही DRT का कानून बनता है, उस केस में ही आपका DRT के ट्रिब्यूनल में जाएगा। लेकिन अगर आप लोन का अमाउंट 20 लाख रुपए से कम है तब DRT के ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा। ये जुरिडिक्शन की बात आ जाती है। तो ये DRT ट्रिब्यूनल का अपना जुरिडिक्शन है, मिनिमम 20 लाख रुपए का हम केस की सुनवाई करेंगे, अगर 20 लाख से कम है हम उसकी सुनवाई नहीं करेंगे। अब एक पांचवी बात और आ सकती है कि सर चलो ठीक है, 20 लाख रुपए से अगर कम का अमाउंट है तो बैंक में से पैसे कोर्ट के जरिए कैसे रिकवर कर सकता है? सीधी सी बात है, बैंक जो है आपके ऊपर सिविल सूट फाइल कर सकता है रिकवरी ऑफ मनी का। अब उसके अंदर वेरियस ग्राउंड्स हैं बैंक के पास आपके ऊपर एलिगेशन लगाने के लिए। और यहां पे एक सातवीं बात भी आ जाती है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, और एक मैंने चौथी बात बताई थी और एक पांचवी बात बताई थी, एक छठी। तो छठी बात यह आ सकती है कि बैंक जो है आपके ऊपर क्रिमिनल केस भी दर्ज करा सकता है चीटिंग का। कि अगर मान लेते हैं आपने एक बैंक से लोन लिया, दूसरे बैंक से लोन लिया, तीसरे बैंक से लोन लिया, चौथे बैंक से लोन लिया, ठीक है, इतने सारे बैंक से आपने लोन ले लिए हैं, लेकिन आप जो है उस कोई भी बैंक की EMI पे नहीं कर रहे हो। इन शॉर्ट आप जो है किसी भी बैंक का लोन पे नहीं कर रहे हो। तो इस केस में, ये बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल केस में बता रहा हूं, तो उस केस में आपके ऊपर बैंक जो है ना चीटिंग का अपराध भी लगा सकता है क्रिमिनल केस के तौर पे आपको जेल भेजने के लिए, जिसको बोलते हैं, अगर मैं IPC की बात करूं, सेक्शन 420 420 ऑफ इंडियन पिनल कोड। इसका मतलब ये होता है, चीटिंग का अपराध कैसे बनेगा? इसका मतलब ये होता है कि जज साहब, बैंक वाले अगर वकील साहब अच्छे होंगे तो वो कोर्ट के अंदर प्रूव करेंगे कि जज साहब देखो, पहली बात, एक ए नाम का व्यक्ति है, उसने एक बैंक से लोन लिया, दूसरे से भी लिया, तीसरे से भी लिया। तो जब उसका बैंक, जब वो एक बैंक से लोन ले रहा था तो स्टार्टिंग में ही ए नाम के व्यक्ति की इंटेंशन थी कि मेरे को लोन रीपे किसी का भी नहीं करना है, इसीलिए सारा बैंकों से मैं पैसा ले लेता हूं और अपना बैठ जाता हूं, और भले ही वो पैसा मैं कहीं पे शेयर वगैरह में लगा दूं, हार जाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन जज साहब जब ए नाम के व्यक्ति ने अपना लोन लिया है बैंक से, उस टाइम पर उसकी इंटेंशन क्लियर थी। क्या इंटेंशन थी? कि मेरे को चीटिंग करनी है, मेरे को इनका पैसा लौटाना नहीं है, लेना तो है लेकिन लौटाना नहीं है, क्योंकि इसने एक बैंक के साथ धोखा करा, दूसरे के साथ भी सेम चीज करी, तीसरे के साथ भी सेम चीज करी, चौथे के साथ भी सेम चीज करी। इससे इसके स्टेट ऑफ माइंड का बारे में साफ प्रूव हो रहा है कि इसकी इंटेंशन क्या थी, इनिशियल स्टेज पे चीटिंग करने की, फ्रॉड करने की, पैसा ना लौटाने की। इसलिए यहां पे जज साहब बकायदा यहां पे 420 इंडियन पिनल कोड का अपराध बनता है। तो ये यहां पे चीटिंग के लिए पहले एसेंशियल इंग्रेडिएंट यही होता है कि पार्टी को पहले प्रूव करना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन को पहले यह प्रूव करना पड़ता है कि यहां पे इनिशियल स्टेज पे बंदे के दिमाग में चीटिंग करने का, फ्रॉड करने का, धोखा देने का इंटेंशन था। अगर बैंक पे ये बात प्रूव हो जाती है देन यहां पे चीटिंग अपराध बनता है। बट इस बात को भी प्रूव करना बहुत एक टास्क होता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने अभी बोला था कि बेहतर वकील होंगे ना तभी। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सारी बातें हो जाती है। अब साथ में जब ये बैंक आपको लीगल नोटिस भी भेजते हैं, बैंक नोटिस भी भेजते हैं, कस्टमर कॉल भी करते हैं, साथ में बैंक क्या करता है ना, हायर कर लेता है एक रिकवरी एजेंसी को, ठीक है, कि अब मान लेते हैं बैंक जो है ना पहले तो अपने 2-3 एम्प्लॉय हायर करके रखता है कि जाओ जरा देख के आओ कि लोन ए नाम का व्यक्ति क्यों नहीं दे रहा है। तो वैसे केस में जो एम्प्लॉयज हैं वो भाई एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, बस। अब हर बारी थोड़ी ना आपके घर पे चक्कर लगाते रहेंगे। तो इस केस में बैंक जो है अपना एक एजेंसी, रिकवरी एजेंसी को हायर कर लेता है कि रिकवरी एजेंसी आप जो है जो हमारे एम्प्लॉयज है ना उनसे बात करो। तो वो जो एम्प्लॉयज होते हैं बैंक के वो बताते हैं, एक वो वाले ए नाम का व्यक्ति है, एक बी नाम का व्यक्ति है, एक सी नाम का व्यक्ति है, जाओ उनके घर पे जाओ और रिकवरी करके आइए। तो वैसे केस में हर दिन अब रिकवरी एजेंट आपके घर पे आएगा, आपसे पूछताछ करेगा, मतलब बदतमीजी नहीं कर सकता। वही मैंने आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर अभी दिखाया था, ठीक है जी, 2015 वाला। तो रिकवरी एजेंट आएगा और आपसे लोन के बारे में पूछेगा, हाँ भैया कब तक दोगे पैसे, क्या हो गया है, वगैरह वगैरह। रोज आएगा वो, क्योंकि इसका काम ही है ये रिकवरी एजेंट के तौर पे आपके जैसे 10 लोगों के उसको घर पे जाके रिकवरी करनी है। अब बैंक वाले उनको टारगेट भी देते हैं कि आपको एक दिन में 1 लाख रुपए रिकवर करनी है, उसका 10% कमीशन आपका, 10,000 रुपए आपके, काम खत्म। तो यही अपना प्रोसेस चलता है। चलिए ये भी अपना हो जाता है। अब इसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। अब फाइनली अगर मैं बात करूं, ए नाम का व्यक्ति तब भी लोन पे नहीं करता है, तब क्या होगा? एट द एंड कहानी आती है सेटलमेंट के लिए, कि जैसे कि ए नाम के व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का लोन लिया था, EMI वो पे नहीं कर रहा है, 1 लाख रुपए वो हार चुका है, अब उसके पास पैसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है भी, मतलब जॉब वगैरह भी करता है, 10,000 रुपए सैलरी है उसकी, ठीक है, और देने हैं 1 लाख रुपए, ठीक है। अब जीरो आप उसके आगे जितनी मर्जी लगाते रहिए।
तो ऐसे केस में बैंक क्या करता है, बैंक एक नतीजे पे आता है। बैंक एक नतीजे पे ये आता है कि चलो भाई कोर्ट वोट के रास्ते पे मैं जाऊंगा तो मैं ए नाम के व्यक्ति को सजा भी दिलवा सकता हूं और कोर्ट के जरिए कुछ ना कुछ जुडिशियल जो भी अपनी पनिशमेंट मिलेगी वो भी दिलवा सकता हूं, बट एट द एंड मेरा धंधा किससे चल रहा है, मेरा धंधा तो पैसे से चल रहा है ना भैया। ठीक है, अब जब मेरे पे पैसा ही नहीं आएगा, लोगों को चलो 2 साल की सजा दिलवा दी, 1 साल की सजा दिलवा दी या कुछ भी करवा दिया, बट मेरा तो धंधा पैसे से चल रहा है। अब मेरे पे पैसे ही नहीं होंगे तो मैं आगे किसको लोन कह दूंगा, कैसे? ठीक है, तो इस केस में यहां पर क्या होता है, एंड सॉल्यूशन सेटलमेंट का होता है। बैंक बोलता है कि ए नाम के व्यक्ति आओ, टेबल पे बैठ के सेटलमेंट कर लेते हैं कि आपको 1 लाख रुपए देने थे, प्लस हमने इंटरेस्ट वगैरह लगा के आपके 5 लाख रुपए बना दिए, 4 लाख रुपए की आपकी पेनल्टी भी लगा दी, इंटरेस्ट भी लगा दिया सब। तो ऐसा करो 4 लाख रुपए तुम्हारे माफ कर दिए। ठीक है, अब 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट बचा है। अब उसके बेसिस पे यहां पे अंडर द टेबल मतलब टेबल पे बैठ के अब जितना भी सेटलमेंट अपना किया जाता है वो किया जा सकता है। आपका मान लेते हैं 1 रुपए भी किया जा सकता है कि आप बस 1 रुपया दे दो, बाकी आप अपने घर हम अपने घर, या फिर करने को 99,999 रुपए के ऊपर भी हो सकता है, 80,000 पे भी हो सकता है, 85,000 पे भी हो सकता है, 70,000 पे भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका और बैंक का क्या सेटलमेंट हुआ है, याद रखना मेरी बात। बट अब इतना आसानी से तो आपको बैंक छोड़ेगा नहीं। ठीक है, आपसे सेटलमेंट तो जरूर कर रहा है। मान लेते हैं वो 1 रुपए का सेटलमेंट आपको पे करने के लिए हुआ है या 1 रुपया केवल माइनस करा गया है, 99,999 रुपए आपको पे करने के लिए बोला है। याद रखना, अगर सेटलमेंट होता है तो जीवन भर तक के लिए आपके ऊपर एक टैग लग जाता है, आपका सिबिल स्कोर बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। जिंदगी में आप कभी भी आगे कोई भी परेशानी हो आपके साथ में जीवन में, आप कभी भी लोन नहीं ले पाओगे, आप कभी भी लोन नहीं ले पाओगे। ये एक सिंपल सा फंडा है बैंक वालों का, कोई भी बैंक से हो। ठीक है, कोई भी बैंक से, सभी बैंक वाले आपको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं और आपका सिबिल स्कोर बिल्कुल खत्म कर देते हैं। जिंदगी में आप कभी भी लोन नहीं ले पाओगे अगर सेटलमेंट की बात आती है। अगर 1 रुपए भैया 1 रुपए माफ कर दो प्लीज, मेरा 1 लाख रुपए का लोन है, मेरे पे 99,999 रुपए पड़े हैं, 1 रुपए नहीं है, प्लीज बैंक वालों सेटलमेंट कर लो मेरे साथ। अगर सेटलमेंट 1 रुपए का भी कुछ भी होता है ना, अगर सेटलमेंट होता है तो याद रखिएगा आपका जो है सिबिल स्कोर बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। ये एक फंडा होता है सेटलमेंट का। ठीक है, कि आप ना तो लोन पे कर रहे, ना तो ईएमआई पे कर रहे, ना तो इंटरेस्ट पे कर रहे, ना तो कुछ भी नहीं कर रहे, तो बैंक क्या बोलेगा, आ जाओ भाई सेटलमेंट कर लो। बट याद रखना, जीवन में आपको अभी तो माफ कर रहे हैं, लेकिन जीवन में आगे चल के कभी आप लोन नहीं ले पाओगे। ये एक फंडा होता है। ठीक है जी, अब क्रेडिट कार्ड की बात करें, क्रेडिट कार्ड में भी बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है जैसे पर्सनल लोन के बारे में मैंने आपको कार्रवाई बताई है। सेम प्रोसेस अपना पर्सनल लोन के लिए भी होता है। लेकिन यहां पे क्या करता है ना, बैंक वाला क्या करता है, बैंक वाले अपने इंप्लॉइज के ऊपर ना एक टारगेट सेट करता है कि पर डे ना भैया तुम जो है ना 10 लाख रुपए की रिकवरी करना, कि क्रेडिट कार्ड वालों ने लोन पे नहीं करा है तो 10 लाख रुपए तो एटलीस्ट आप तुम रिकवर करके लाओ, तुम्हारे पे टारगेट है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट यहां पे सेट कर दिया जाता है बैंक के द्वारा अपने इंप्लॉइज को, कि इंप्लॉइज क्रेडिट कार्ड वालों को फोन करो, उनसे तुम ज्यादा से ज्यादा पैसा रिकवर करवाना। अब उनको डराओ धमकाओ, डराने धमकाना मतलब कि कितना इंटरेस्ट लग जाएगा अगर आपने इतने टाइम में पे नहीं करा, इतना बैंक वाले ये कर लेंगे आपके साथ अगर आपने ये पे नहीं करा। तो ऐसे डराना धमकाना मतलब कॉन्सिक्वेंसेज में बताना, कॉन्सिक्वेंसेज बताकर डराना। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, ऐसा नहीं। ये वाला डराना है तो आरबीआई का वायलेशन है, भारतीय न्याय संहिता के अंदर सीधा एफआईआर दर्ज होगी सीधा। ठीक है जी, वो एक अलग बात है। फिर इस केस में भी एट द एंड सॉल्यूशन सेटलमेंट का होता है। तो इंप्लॉय बोलता है चलो कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए आपको देने हैं ना, तो सेटलमेंट कितना कर दोगे, तो यहां पे मैक्सिमम अमाउंट पे सेटलमेंट सेट करा जाता है। क्यों, इंप्लॉय के ऊपर प्रेशर होता है कि यार बैंक वालों ने तो मेरे ऊपर तलवार टांगी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट रिकवर करना है। तो यहाँ पे सेटलमेंट में भी कम होता है एज कंपेयर टू द पर्सनल लोन। पर्सनल लोन में मैंने जैसे आपको बताया कि अंडर टेबल पे बैठ के हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, बट यहां पे सेटलमेंट थोड़ा ज्यादा अमाउंट पे होगा कि 1 लाख का है तो 80,000 पे 85,000 पे हो जाएगा। पर्सनल लोन में आपका 70-75 तक भी जा सकता है। ठीक है, बट वो भी डिपेंड करता है। और इसमें भी आपका सिविल स्कोर 0 हो जाता है। जीवन में आप कभी भी क्रेडिट कार्ड से अपना लोन नहीं रिकवर नहीं ले सकते हो। बैंक वाले आपको कभी जीवन में लोन नहीं देगा। अब फाइनल ये बात आती है, सर मैं क्या करूं। अब मैंने आपको सारी कॉन्सिक्वेंसेस बता दी है। अब आपके पास अगर पैसा है तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जीवन बहुत बड़ा है सभी लोगों का, सभी लोगों को कभी ना कभी पैसों की जरूरत हो सकती है। तो इस केस में आप थोड़ा सा अपना इस चीज पे गौर करिएगा कि अगर आप झेल सकते हो ये सारी परेशानियां, रोज अपना बैंक के कॉल आना, रोज नोटिस आना, रोज इंप्लॉइज का आना, रोज रिकवरी एजेंट्स का आना, अगर आप झेल सकते हो ओके, तो इस केस में फाइनल आपके पास सॉल्यूशन ये है कि आप सेटलमेंट की तरफ जाइएगा। ठीक है, अगर आप और साथ में सेटलमेंट का भी और कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके साथ होंगी, सिविल स्कोर 0। लेकिन अगर आप ये बोल सकते हो कि बैंक वालों को समझा सकते हो कि मैं आपको लोन का पेमेंट कर दूंगा लेकिन मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, सेटलमेंट में नहीं चाहता हूं, ठीक है, बट थोड़ा सा कंसेशन चाहता हूं कि आप मेरे को थोड़ा कंसेशन, मेरे को थोड़ा डिस्काउंट दे दो,
ठीक है, तो उस केस में बैंक वाले ये बात आपकी मान सकते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको सारे के सारे पहलू बता दिए हैं। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपके अंदर सहन करने की शक्ति कितनी है, कितने सारी ये तरीके आप झेल सकते हो। ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है और ये सारा प्रोसेस लीगल है, कानून के द्वारा बनाया गया है, याद रखिएगा। और आपको कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर और लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। साथ में आप में से बहुत सारे लोग अगर हैं जो लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं या लॉ स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपना एआईबी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एआईबी का बैच भी हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। आप लोग गूगल प्ले स्टोर खोलकर हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके अंदर एआईबी का बैच है, जुडिशरी के बैचेस हैं, करंटली कॉन्स्टिट्यूशन का बैच आपको मिल जाएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बैच मिल जाएगा, फैमिली लॉ का मिल जाएगा जिसमें कंप्लीट हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, और आपको साथ में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का भी बैच मिल जाएगा। आने वाले टाइम में हम नए कानून के ऊपर भी बैचेस और लेकर आएंगे। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर अपने आप को जो जुडिशरी का या एआईबी का एग्जाम क्रैक करने के लिए अपना मन बनाया हुआ है उसको पूरा जरूर कर सकते हो। तो एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।